हेलो बच्चों। आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करा दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे को इसके बावजूद भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, किसी बच्चे की कुछ पूछना हो किसी चीज़ से संबंधित, तो पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज डाल करके। आपकी समस्या का तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। आज आपका चैप्टर नंबर 14 शुरू किया जाएगा। चैप्टर का जो नाम है वो है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसको समझिए बच्चों। देखो, ऊर्जा के स्रोत, इसके टाइटल से ही जाहिर होता है कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझिए। देखिए, बहुत सारे प्रक्रम ऐसे हैं जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बगैर ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। या कोई भी जो ऐसा या इंजन कहो या फिर कोई ऐसी प्रक्रम सिस्टम कहो कि जो बगैर एनर्जी के चल सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि एनर्जी के बिना कुछ भी चल पाना संभव नहीं है। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, किसी भी कार्य को करने में जो हमारी क्षमता है वो लगती है, हमारी कैपेसिटी लगती है। तो किसी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता है उसी को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा बहुत सारे स्वरूपों में पाई जाती है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। और एक आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो ऊर्जा के संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग की क्या आवश्यकता है, तो इस बात पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। तो हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, कुछ ऐसे प्रक्रम पर विचार करते हैं जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, परिलक्षित होती है। ठीक है। देखो, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर उछालें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऊर्जा है, इसे नकार नहीं सकते, इसे ये नहीं कह सकते कि ऊर्जा नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंक दी, तो जब आपने उसे ऊपर की ओर फेंक दी तो आपने उसे कुछ वेलोसिटी दी। उस वेलोसिटी के कारण वो वस्तु ऊपर तक गई। जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहाँ से फिर वो वापस नीचे की ओर लौटनी शुरू होगी। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, या पहले इसको पूरा देख लो एक बार बच्चों। जब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ट्रांसफ़र होगी, अब वस्तु पुनः नीचे की ओर गति करती है, जिस दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अर्थात 2 बार चेंज आया है। एक बार तो जब आपने वस्तु ऊपर की ओर फेंकी थी उस वक्त उसमें आपने गतिज ऊर्जा दी, तो गतिज ऊर्जा तो एक पॉइंट ऐसा हो गया कि वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो उस वक्त बिल्कुल गति 0 होगी, अर्थात वस्तु ऊपर आगे नहीं गई, नीचे की ओर आनी शुरू होगी। अब जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो उस वक्त फिर वो जो गतिज ऊर्जा थी वो बढ़गी और स्थितिज ऊर्जा फिर 0 होगी। स्थितिज ऊर्जा फिर 0 होगी और उसके उसी स्थितिज ऊर्जा के 0 होने के कारण वस्तु नीचे की ओर आ रही है। तो वस्तु के फर्श पर टकराने पर गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब जब वो वस्तु फर्श से टकराई तो वहाँ पे साउंड उत्पन्न हुआ, आवाज़ हुई, तो वो क्या हो गया, फिर उसका गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक एनर्जी में वो वस्तु थी जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो वो कै में ट्रांसफ़र हो गया, उसकी एनर्जी साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ियाँ आजकल बाज़ारों में अवेलेबल हैं। कुछ घड़ी ऐसी हैं जो कि चाबी के द्वारा चलती हैं, कुछ घड़ी ऐसी हैं जो कि सेल के द्वारा चलती हैं। तो मोस्टली तो आजकल सेल के द्वारा ही चलती है, लेकिन जो चाबी की घड़ी है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। चाबी की घड़ी में क्या होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं और वो एक सिस्टम बना रहता है, एक मशीनरी एक इस प्रकार से सेट की जाती है कि जब आप उसकी चाबी को घुमाते हो तो स्प्रिंगों में खिंचाव आ जाता है और वो खिंचाव स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है अगले 24 घंटे तक या 8 पहर तक या जितने भी उसकी टाइमिंग है। और फिर उसको आप फिर फ्रीली छोड़ देते हो। उसके बाद वो स्थितिज ऊर्जा धीरे 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 गतिज ऊर्जा में ट्रांसफ़र होती रहेगी और चेंज होती रहेगी। और जब वो कंप्लीटली गतिज ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर उसमें आपको दोबारा चाबी भरनी पड़ेगी।
फिर वो स्थिति ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो जाएगी, फिर वो गतिज ऊर्जा में मतलब खुलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक प्रक्रम है, यानी कि हर बार अगर आप कोई सी एनर्जी किसी भी एनर्जी में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो एनर्जी नष्ट नहीं होती कभी, जबकि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है। एक अन्य प्रक्रम में हम लेते हैं, किसी मोमबत्ती को जलाने पर उसकी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा कुछ शेष उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए, यदि हम ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा इस शेष उत्पाद को मिलाएं तो पुनः फिर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थात अगर आप संभव पॉसिबल कर भी सकते हो, अगर आप ये चाहें कि अगर हम किसी मोमबत्ती को पिघला दें और पिघला करके उसको वापस फिर पहले वाली स्टेज में ले आएँ, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब मोमबत्ती पिघल गई तो थोड़ा बहुत मोम तो ज़रूर बचेगा। यानी कि आप बड़ी मोमबत्ती की छोटी मोमबत्ती तो बना सकते हो, लेकिन जो उसमें एनर्जी जो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हुई है उसको तो वापस नहीं ला सकते, या जो उसमें ऊष्मा के रूप में एनर्जी जो उत्सर्जित हुई है उसे भी आप वापस नहीं ला सकते। जो थोड़ा बहुत मोम बचा है उसे उसकी छोटी मोटी मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार प्रकृति में प्रयोग योग्य बोलते हैं जो प्रयोग के योग्य हो, उस रूप में ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इस प्रयोज्य ऊर्जा को किसी कार्य करने के लिए प्रयुक्त करने पर इसका क्षरण तो नहीं होता है, परंतु यह किसी अप्रयोज्य यानी कि प्रयोग में ना लाने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों का सीमित प्रयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये मात्रा में बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक। व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हैं। भोजन बनाने के लिए हम एलपीजी के रूप में रासायनिक ऊर्जा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। वाहन चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में रासायनिक ऊर्जा, साइकिल चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा तथा कुछ अन्य इस प्रकार की ऊर्जाओं का प्रयोग, यानी कि कुछ अन्य प्रकार की भी ऊर्जाएं हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। ये सभी ऊर्जाएं जिस स्रोत से प्राप्त होती हैं उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और इन ऊर्जाओं के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो कुछ एक्टिविटी है बच्चों, वे एक्टिविटी समझ लीजिए एक बार, उनके रेफरेंस से आप इस पॉइंट को क्लियर कर लोगे। एक्टिविटी 14.1 है, क्रियाकलाप 14.1। उद्देश्य क्या है। प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उनमें से ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों की सूची बनाइए। इन विभिन्न रूपों की ऊर्जाओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या हम इन्हें ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो जब आप इसके ऑब्जर्वेशन लोगे, इसके प्रेक्षण लोगे, तो एक बार उन पर गौर करते हैं। देखिए, नंबर 1, प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने में प्रयुक्त ऊर्जाओं के 4 रूप निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा। सबसे पहले पेशीय ऊर्जा है, मस्कुलर एनर्जी, फिर विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, और फिर ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी। थर्मल तो तापीय ऊर्जा होती है, ऊष्मीय एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी। उसके बाद देखिए, उपयुक्त ऊर्जा स्वरूपों के स्रोत। भोजन से पेशीय ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर हम भोजन करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें ताकत आएगी। विद्युत पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो बिजली घर है। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, यानी कि अगर हम खाएंगे तो उसका रसायन होगा, बहुत सारे एंजाइम्स में टूटेगी, तब जाकर के हमें एनर्जी मिलेगी। और ऊष्मीय ऊर्जा हमें जीवाश्मी ईंधन व सूर्य से प्राप्त होती है। जो हीट एनर्जी है वो जीवाश्म ईंधन या तो फॉसिल फ्यूल हो या फिर सन हो, उनसे हमें प्राप्त होती है। तो हाँ, इन सभी स्रोतों को ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम अनेक प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं।
हमारे लिए किस ऊर्जा स्रोत को प्रयुक्त करना श्रेष्ठ है? एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसका प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो सरलता से सुलभ हो सके, जिसका भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, जो सस्ता हो। तो ऊर्जा स्रोत का चयन कुछ गुण दोषों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा अलग अलग कालखंड के लिए अलग ऊर्जा स्रोतों का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से एक एक्टिविटी और है बच्चों यहाँ, ये एक्टिविटी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी।